नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रायपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की राशि। बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन को लेकर सरकारी एजेंसियों की तैयारियां तेज, मानसून में भी जारी रहेगा नक्सल उन्मूलन अभियान। खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर 54 लाख की साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने किया लखनऊ से गिरफ्तार। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि वितरित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक परिवारों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों को 2 लाख रुपए तक की शिक्षा सहायता दी जा रही है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि यदि किसी श्रमिक का बच्चा विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो राज्य सरकार उसकी भी मदद करेगी। आयोजन में 31 मेधावी बच्चों को पुरस्कार दिए गए। वहीं 32,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में सहायता राशि सीधे भेजी गई। एकल शिक्षकीय शालाओं को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री ने युक्तियुक्तकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हुए हैं और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। आज श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था और जो श्रमिक हैं देश के अंदर में उनके कल्याण के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत 3 मंडल काम करते हैं, जिसमें एक मंडल का एक कार्यक्रम था, एक कर्मकार कल्याण मंडल, और इसके माध्यम से जो श्रमिकों के जो बच्चे हैं जो उत्कृष्ट नंबर लाते हैं उनको 2 लाख रुपया देते हैं। एक तो 1 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख उनको वाहन खरीदी के लिए। तो आज 31 बच्चों को हमारे प्रदेश के उनको यहाँ पर पुरस्कृत किए हैं, जिसमें 26 बच्चे जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर हुए, उत्कृष्ट नंबर लाए, और 5 बच्चे जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में उत्कृष्ट नंबर लाए हैं। तो ऐसे 31 बच्चों को पुरस्कृत किए हैं और 32,000 से ज़्यादा श्रमिकों के खाते में 19 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजने का काम किए हैं। तो ऐसे बच्चों को और ऐसे सभी श्रमवीरों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब अभी तो इसको किए हैं, बाद में देखते हैं। सर, आप लोग चाह रहे हैं कि विदेश भी जाए बच्चे पढ़ने के लिए, अप्रिशिएट आप लोग लगातार। बिल्कुल, श्रम विभाग में श्रमवीरों के लिए अनेकों योजनाएं हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी वो जाएंगे अगर, तब भी श्रम विभाग से उनको सहयोग मिलेगा। बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर आईजी सुंदरराज पी के निर्देश में नक्सल अभियान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और डीआरजी के अफसर शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान भी नक्सल विरोधी अभियानों को पूरी शक्ति के साथ जारी रखना था। बैठक के बाद जानकारी साझा करते हुए आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि बस्तर संभाग में सीपीआई माओवादी संगठन के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मानसून के दौरान आमतौर पर नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए इस मौसम में भी अभियान को तेज बनाए रखने की रणनीति बनाई जा रही है। आईजी ने बताया कि सुरक्षा बल पूरी तैयारी में है और इसमें स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से संभाग के समस्त जिला में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिला में समय समय पर समीक्षा बैठक और अन्य जो कार्य योजना तैयार की जाती है और आगामी समय में खासतौर पर भी बरसात के समय इस समय किस तरीके से अभियान संचालित करना है और कौन कौन से इलाके में हमारा फोकस होना चाहिए, तत्संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से और बल सदस्यों से
डिटेल चर्चा और विचार विमर्श हुआ और उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी जो सीपी मोदी संगठन के खिलाफ और एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके संगठन का खात्मा का सुरक्षित करने के उद्देश्य से लगातार भी हमारी कार्य योजना और फोकस रहेगी और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है और शासन का भी स्पष्ट मंशा है बहुत जल्दी सीपी मोदी संगठन का गैर कानूनी गतिविधि को समाप्त करके इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान करना और संपूर्ण बस्तर इलाका का एक पॉजिटिव आइडेंटिटी एक नया पहचान दिलाना ये सब मकसद की कारण अभी आगे आने वाले समय एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी कार्रवाई जारी रहेगा। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी साइबर ठगी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। नेवई थाना पुलिस ने 54.9 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक महिला को डराया और मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर बड़ी रकम हड़प ली। दरअसल पीड़िता नम्रता चंद्राकर ने 29 अप्रैल 2025 को नेवई थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात लोगों ने उनके पिता को वीडियो कॉल कर खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया। आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की गिरफ्तारी करने का डर दिखाकर अप्रैल मई 2025 के बीच विभिन्न खातों में कुल 54.90 लाख रुपए जमा करवा लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर टीम की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और बैंक विवरणों की जांच की। जांच में सामने आया कि चारों आरोपी दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार और शुभम श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं। एक टीम लखनऊ भेजकर चारों को गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजेश ने अपने यूनियन बैंक खाते का उपयोग कर 9 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, जिसमें से शुभम को 36,000 रुपए कमीशन के रूप में मिला। बाकी रकम अन्य साथियों में बांट ली गई। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त किए हैं। फिलहाल घटना का मुख्य मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी नम्रता चंद्राकर के द्वारा एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था कि उनके पिताजी के नाम से जो खाता है उनको उनके खाते से डिजिटल अरेस्ट करके उनको 29/4/2025 से 29/5/2025 एक महीने तक लगातार सीबीआई का अधिकारी बनाकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लगातार कॉल किया गया और उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनके खाते से लगभग 54,90,000 रुपये की ठगी की गई है। जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि इनके साथ ठगी हो गई है या ठगी कर ली गई, इन्होंने एफआईआर करवाई। एफआईआर के पश्चात टेकिंट के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी जो है उसमें और जिस अकाउंट का प्रयोग किया गया है वो सभी लखनऊ में है। तत्काल एक नेवई थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम रवाना किया गया और प्रकरण में जो म्यूल अकाउंट का खाता धारक है वो और उससे संबंधित 3 अन्य व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्णा उर्फ क्रिश और शुभम श्रीवास्तव हैं। ये चारों व्यक्ति कमीशन के रूप में जो भी पैसा आता था ठगी का, उस पैसे का कमीशन रख करके और शेष पैसों को नेक्स्ट अपने ऊपर वाले व्यक्तियों को पहुंचा देते थे। प्रकरण में अन्य जो आरोपी इसमें शामिल हैं उन आरोपियों की पतासाजी के क्रम में इन चारों आरोपियों का गिरफ्तार किया जाकर के इनको और इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के पश्चात जो भी आरोपी मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हम शीघ्र कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा एक दिन के प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के 11 साल बेमिसाल अभियान के तहत विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने प्रदेश में खेलों के विकास, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और नई योजनाओं की जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलो इंडिया के तहत स्थानीय पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत प्रदेश में 3 नए स्टेडियम और 10 विकास खंडों में मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में युवाओं को खेल के प्रशिक्षण और सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। हम अगर खेल की बात करें तो खेल को विकसित करने में, खेल का नींव रखने में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और नई नई योजनाएं लागू हुई थी और 2018 तक अच्छा काम हुआ। 2018 के बाद खेल विभाग पूरी तरह से बैठ गए, कोई काम नहीं हुआ, न जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उनका देख रेख हुआ, रख रखाव हुआ। लेकिन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के आने के बाद जैसे ही 2023 में आए
खेल विभाग की सुध लिए, खेल में नया काम शुरू किए। जो 5 साल से बंद पड़ा था खेल अलंकरण समारोह, आप सबने देखा है कि भव्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। और पिछले सरकार जो भूपेश बघेल के सरकार में नहीं दिया था खेल अलंकरण, उसको भी हमने दिया। और अभी आने वाला 29 अगस्त को फिर से खेल अलंकरण समारोह होगा। हमने बच्चों को चिन्हांकित किया है, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उसका पहचान किए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है। आप देख रहे हैं खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और खेलो इंडिया के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे जिले को शामिल किया है। पूरे जिले में एक एक खेल को चिन्हांकित किए हैं, वहाँ पे कोच रखे हैं, वहाँ संसाधन दिए हैं। और इसी तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी भी विशेष जोर दे रहे हैं। इस साल हम 3 बड़े जिला में बड़े स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं। और करीब 10 विकास खंडों में एक मिनी स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल बोल सकते हैं, स्टेडियम नहीं, मल्टीपर्पज हॉल बनाने जा रहे हैं। और युवा कल्याण की बात करें तो युवा कल्याण में हमारे युवा भी बहुत आगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चाहे हम उसके खेल की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे अध्यात्म की बात करें, युवाओं को आगे लाना चाह रहे हैं। अभी युवा सांसद का भी आयोजन किया था। हमारे यहाँ के बच्चे 3 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ है। और युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ, वहाँ हमने अपने छत्तीसगढ़ से 75 बच्चों को भेजे थे, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात किए, उनसे मिले हैं। लौटने के बाद उनके चेहरे में बड़ी खुशी थी। ओलंपिक में हमारी भागीदारी नहीं थी, आप तो इतना कुछ बता दिया, बहुत अच्छा लगा। ओलंपिक की भी हम अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें जुनून और जोश पैदा करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़ रुपया देने का। और हम अभी खेल में काम करना चाह रहे हैं, कोच की भर्ती होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकाल में खेल में एक अच्छा काम करें। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम। भिलाई के पौष इलाके नेहरू नगर के एक मॉल में स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतों के बाद देर रात दुर्ग पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। एएसपी पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने मॉल में संचालित 8 स्पा सेंटरों में एक साथ दबिश दी, जहां जांच के दौरान 3 स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां और आपत्तिजनक वस्तुएं पाई गईं। पुलिस ने मौके से 6 से अधिक युवतियों और कुछ युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। लंबे समय से पुलिस को इन सेंटरों में देह व्यापार जैसी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। एएसपी तंवर ने बताया कि फिलहाल पकड़े गए सभी लोगों को पूछताछ के लिए रखा गया है और आगे की जांच जारी है। दुर्ग पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल है, वहाँ पर जो संचालित स्पा सेंटर है, वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक गतिविधि संचालित की जा रही है। उसी सूचना पर से आज रेड कार्यवाही की गई थी। कुल 8 स्पा सेंटर्स की चेकिंग की गई, जिसमें 3 स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधि और संदिग्ध वस्तुएं प्राप्त होने पर उनके दस्तावेजों को लाकर पूछताछ कर जांच की जा रही है। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शनिवार को 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंची। शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में साध्वी प्रज्ञा ने गौरक्षा, धर्मांतरण, लव जिहाद और पाश्चात्य संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। साध्वी ने कहा कि गौरक्षा हमारा धर्म है, लेकिन ये कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। इंदौर में वायरल हुए एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति का दुष्परिणाम नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, जिससे दूर रहकर युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। गौरक्षक भी हमारे बीच में हैं, हम उनको भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक बात हम अवश्य कहते हैं कि कानून के अंतर्गत चल करके इनको सजा दिलाना है। और अगर कोई ऐसा है कि गाय को मार ही रहा है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको इतना पीटो कि कम से कम उठा करके उसको सीधा जेल पहुंचाना है, थाने में ले जाना है। मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, हाँ, लेकिन इतना तो उसको बना देना है कि पीड़ा किसे कहते हैं ये उसको एहसास होना चाहिए। एक कठोर कानून बनाया जाए इसके लिए कि जो हम सनातनी हैं, इस बड़े भोले होते हैं, और अगर कोई हम पर आकर के हमें कुछ भी सिखा देता है तो वो कहते हैं नहीं सभी धर्म बराबर हैं, जबकि उन्हें यही नहीं पता कि धर्म एक ही है, पंथ हैं, अलग अलग हैं, उनमें किसमें क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए। हमने कहा कठोर कानून बनाइए कि अगर वो विधर्मी बनते हैं तो उनको क्या हानि होगी, ये बात निश्चित होना चाहिए और अलग कानून कठोरता से उसका पालन करना चाहिए और हमें हमारा अधिकार
बराबर मिलते रहना चाहिए। ऐसा कोई सा अनुभव जो 9 साल कारावास में रहते हुए आपको मिला था सबसे अच्छा? 9 वर्ष के अनुभव है, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुना सकते, क्योंकि एक घटना भी अगर कहेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है उसमें। तो कारागार का जीवन कैसा होता है, मुझे लगता है आप लोग जो नहीं गए हैं कारागार में उनने फिल्म देखी होंगी, उसमें पता चलता है, और जिन्होंने कारावास का जीवन जिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ सुख और शांति तो नहीं मिलती है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी बहुत कुछ वातावरण चाहिए जो वहाँ नहीं मिलता है। तो सन्यासियों का आधा जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी जो वातावरण होता है वहाँ नहीं मिला, इसलिए कष्ट तो होता है। और बाकी की सब परिस्थितियों से हम सामंजस्य बिठाते हैं, तो हम तो हर जगह प्रसन्न रह सकते हैं, पर देश अगर संकट में है तो हम कहीं भी प्रसन्न नहीं हैं। भले ही हमें एक सोने के महल में रख दिया जाए, हम तब भी सुखी नहीं हो सकते। तो हमारा समाज, हमारा देश जब सुरक्षित होगा, अच्छा होगा, प्रसन्न होगा, हम तभी प्रसन्न रह सकते हैं। और हम प्रसन्न रखने के लिए और रहने के लिए दोनों के लिए प्रयासरत हैं। शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू और राज्य विधायक रोहित साहू के सम्मान में राइस मिल एसोसिएशन द्वारा नगर के दातार राइस मिल प्रांगण में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मिलर्स ने जिले में मिल संचालन में आ रही समस्याएं प्रमुखता से रखीं। बताया गया कि वर्तमान में 60 में से केवल आधी राइस मिलें ही संचालित हो पा रही हैं। मिलर्स ने जिले में नए गोदामों के निर्माण और ग्राम रवेली में FCI सेंटर शुरू करने की मांग की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंदूलाल साहू ने ग्राम रवेली में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए गोडाउन के निर्माण की घोषणा की और कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सुकमा स्थित कांग्रेस के राजीव भवन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच किए जाने के खिलाफ आज बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में राजीव भवन के सामने भाजपा सरकार और ईडी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील मौर्य ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के जिला कार्यालय को अटैच किया गया हो और ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भी केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के सहयोग से कार्यालय बनाती रही है। राजीव भवन भी जनता के सहयोग से बना है और इसका हर पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च किया गया है। स्वतंत्र काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर ईडी अपनी कार्रवाई की है। देश के इतिहास में पहली बार दोनों कार्यकर्ताओं के पैसे से बने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने कल जो उस पर कार्रवाई की है, इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। कुल मिलाकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ईडी, CBI, तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की भी टीम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के दम पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का और कार्यकर्ताओं की फौज खत्म हो चुकी है, इसलिए ईडी, CBI तमाम जांच एजेंसियों के दम पर कांग्रेसी नेताओं को झूठे मामले में फंसाते हैं और कांग्रेस कार्यालय का कल अटैच किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भावना इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। और ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कान खोल कर सुन, सत्ता हमेशा के लिए नहीं आई है। जिस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की कार्रवाई सहने के लिए तैयार है। रायगढ़ के प्रगति नगर से विस्थापित हुए परिवारों को अब मां विहार कॉलोनी में बसाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में रहने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम की टीम शिफ्टिंग प्रक्रिया में जुटी हुई है और लोगों के सामान को लोड कर नए आवासों में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने शिफ्टिंग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात कही है। मां विहार कॉलोनी में रहने के लिए पहुंच रहे लोगों को भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। कॉलोनी में बिजली, पानी, नाली, बाउंड्री वॉल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखने की बात निगम की तरफ से की जा रही है। वहां शिफ्ट किए गए लल्लू तिवारी ने कहा कि पहले जहां रहते थे वहां कई तरह की परेशानियां थीं, लेकिन अब पक्के मकान और सुरक्षित माहौल मिलने से जीवन बेहतर होगा। वहीं रूप कंवर श्रीवास ने बताया कि नगर निगम द्वारा उन्हें तत्काल आवास उपलब्ध कराया गया और सामान लाने चढ़ाने के लिए पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है।
नगर निगम की ओर से हेल्प डेस्क स्थापित की गई है और प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को सहयोग प्रदान कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक 47 लोगों को आवास आवंटित किया जा चुका है, जिनमें से 13 लोग कॉलोनी में शिफ्ट हो चुके हैं। बाकी की शिफ्टिंग प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। लल्लू तिवारी नाम, नगर निगम वाले आए, पूरा सहयोग दिए, ट्रैक्टर से सामान पहुंचाए हैं, वहाँ बिहार में दिए हैं सर। क्या बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। यहाँ फुल सुविधा है सर, हर चीज़ का, पानी नाली हर चीज़ का है, सब चीज़ का सुरक्षित, बाल बच्चे भी बढ़िया रहेंगे। वहाँ पर कब चोर घुस जाए, कब उड़ा के भी ले जाए, कोई ठिकाना नहीं, आउट एरिया सर। बहुत बढ़िया भविष्य है सर, आने वाला पल में भी और अच्छे हो जाएंगे। और लड़के का भी शादी रुक जा रहा था मोहल्ले की वजह से, अब यहाँ पर तो आदमी हंस के शादी देंगे सर, कि घर है उनका करके, और झोपड़ी में क्या देंगे करके भग जाते थे दूर दूर से। अब यहाँ आके हम लोग बढ़िया महसूस कर रहे हैं। रुपकुमार श्रीवास के मकान टूट गया, इसके बदले हमको मकान दिए गए, तो निगम से ट्रैक्टर ला के यहाँ सामान को ऊपर से रहा। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।